हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस। आज हम करेंगे फ्रेंच रेवोल्यूशन लेसन का जो नोट मेकिंग कर रहे हैं उसका सेकंड पार्ट, ठीक है। और इसमें जो हमारे फर्स्ट हेडिंग थी वो थी विमेंस रेवोल्यूशन, यानी कि महिलाओं की क्रांति। महिलाओं ने क्रांति में क्या क्या किया, ठीक है, उनका क्रांति में कंट्रीब्यूशन क्या रहा, योगदान क्या रहा। फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग women were active participants in the events which brought about so many changes in the French society। बिल्कुल शुरुआत से ही, जब से क्रांति शुरू हुई वहाँ फ्रांस में, तो बिल्कुल स्टार्टिंग से ही जो महिलाएं थी वो काफ़ी ज़्यादा एक्टिव पार्टिसिपेंट थी, यानी कि सक्रिय शामिल थी, यानी कि बढ़ चढ़ के भाग ले रही थी वो क्रांति में, ठीक है। एंड जिसकी वजह से क्या हुआ, उस टाइम का जो फ्रांस का समाज था, जो पहले था, उस टाइम पे फ्रेंच रेवोल्यूशन में काफ़ी ज़्यादा बदलाव आ गए फ्रांसीसी समाज में। एंड मोस्ट वीमेन ऑफ द थर्ड स्टेट हैड टू वर्क फॉर ए लिविंग। और ज़्यादातर जो महिलाएं थी थर्ड स्टेट की, उनको क्या करना पड़ रहा था, उनको कार्य करना पड़ रहा था। किस चीज़ के लिए? अपनी आजीविका के लिए। यानी कि कहने का मतलब बहुत सारी महिलाएं काम किया करती थी। जैसे आजकल होता है ना, महिलाएं फैक्ट्रियों में काम करने जाती है, तो वहाँ पे भी जाती थी, जैसे अपने समाज में है इस टाइम पे। लेकिन वहाँ दिक्कत क्या थी उनके साथ? देयर वेजेज वर लोअर देन दोज ऑफ मैन। लेकिन उनकी जो मजदूरी थी पुरुषों के कंपेयर में कम मिलती थी। ये सबसे बड़ा उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन हो रहा था, यानी कि डिस्क्रिमिनेशन का मतलब भेदभाव हो रहा था उनके साथ। महिलाओं के साथ क्या था? वेजेस को लेके क्या था? डिस्क्रिमिनेशन। तो उन्होंने क्या किया? इन ऑर्डर टू डिस्कस एंड वॉइस देयर इंटरेस्ट, तो इसके लिए उन्होंने अपने बातचीत करने के लिए और अपने इंटरेस्ट यानी कि अपने हित के लिए आवाज़ उठाई उन्होंने भी, कि भाई हमें भी पुरुषों के समान हमें भी मजदूरी मिलनी चाहिए। तो वुमेन स्टार्टेड देयर ओन पॉलिटिकल क्लब्स, तो महिलाओं ने भी अपने पॉलिटिकल क्लब बना लिए, अपनी राजनीतिक संगठन बना लिए। एंड न्यूज़पेपर, अपने न्यूज़पेपर भी बनाने लगी वो, महिलाओं के अपने खुद के न्यूज़पेपर छपने लगे। तो वन ऑफ देयर मेन डिमांड वाज दैट, और उनकी जो सबसे महत्वपूर्ण डिमांड थी वो यही थी, दैट वीमेन मस्ट एंजॉय द सेम पॉलिटिकल राइट्स एज मैन। उनकी सबसे बड़ी डिमांड यही थी कि महिलाओं को भी उतने ही राजनीतिक अधिकार मिले जितने कि पुरुषों को मिले हुए हैं, यानी कि पुरुषों के बराबर। महिलाओं का यहाँ पे मेन मोटिव यही था क्रांति में, कि उनको भी पुरुषों के बराबर या उनके इक्वल क्या मिले? अधिकार मिले, ठीक है। सम लॉज वर इंट्रोड्यूस्ड टू इम्प्रूव द पोजीशन ऑफ वुमेन, और उसी टाइम पे कुछ कानून बनाए गए। सम लॉज वर इंट्रोड्यूस। देयर स्ट्रगल स्टिल कंटिन्यूज इन सेवरल पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। हालांकि फ्रांस में तो कानून भी बनने लगे महिलाओं के सुधार के लिए, लेकिन अभी भी महिलाओं के जो संघर्ष थे बाकी देशों में, बाकी वर्ल्ड में, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, फ्रांस को छोड़ के बाकी वर्ल्ड में भी अभी भी उनके संघर्ष जारी थे। किस चीज़ के लिए? अपने राइट्स यानी कि अपने अधिकारों के लड़ाई के लिए। इट वॉज फाइनली इन 1946, और यह अंत में 1946 में, दैट वीमेन इन फ्रांस वॉन द राइट टू वोट। और 1946 में जाके देखो, 1789 की बातें हैं, उस टाइम से लेके महिलाएं अपने अधिकारों के लिए आवाज़ उठा रही थी। और फिर जाके 1946 में, यानी कि 20वीं सदी में जाके उनको क्या मिले? राइट्स मिला। किस चीज़ का? वोटिंग का। वोटिंग का राइट्स कब मिला उनको? 1946। देयर वॉज ए ट्रायंगल स्लेव ट्रेड बिटवीन यूरोप, अफ्रीका एंड अमेरिका। उस टाइम पे एक तीन ट्रायंगल का मतलब तीन अंगों, यानी कि तीन तरीके से एक बना हुआ था। क्या? स्लेव ट्रेड, यानी कि मजदूर, उसका गुलामों का व्यापार होता था अफ्रीका, यूरोप एंड अमेरिका, इन तीन कॉन्टिनेंट में, इसलिए इसको बोला जाता है ट्रायंगल। तो ट्रायंगल स्लेव ट्रेड था किस किस के बीच में? यूरोप, अफ्रीका एंड अमेरिकाज। इन द 18th सेंचुरी,
18वीं शताब्दी में क्या हुआ, देयर वॉज ए लिटिल क्रिटिसिज्म ऑफ स्लेवरी इन फ्रांस। तो फ्रांस में भी है ना स्लेवरी को लेके थोड़ा बहुत क्रिटिसिज्म करने लगे लोग कि भाई जब हम अपने लोगों को अधिकार दिला रहे हैं, जीवन का अधिकार, समानता का अधिकार, तो इन गुलाम लोगों का क्या कसूर है, इनको भी अधिकार दिलाओ। नो लॉ वर पास्ड अगेंस्ट इट, और उसके खिलाफ अभी भी कोई भी कानून नहीं बनाया वहाँ फ्रांस में। इट वॉज इन 1794, बात है 1794 की, दैट द कन्वेंशन फ्रीड ऑल स्लेव्स, जिसमें कि कन्वेंशन ने सभी जितने भी स्लेव थे फ्रांस में उस टाइम पे, उन सबको क्या कर दिया, आज़ाद कर दिया। कब? 1794 में। ऑल द स्लेव्स वर फ्रीड बाय कन्वेंशन। बट 10 year later स्लेवरी वाज री इंट्रोड्यूस बाय नेपोलियन, लेकिन 10 साल के बाद दोबारा से फिर स्लेवरी को री इंट्रोड्यूस कर दिया, यानी कि दोबारा से उसको लागू कर दिया, यानी कि चालू कर दिया किसने, नेपोलियन ने। ठीक है, री इंट्रोड्यूस किसने किया फिर 10 साल के बाद, नेपोलियन ने। और कन्वेंशन ने उसको कब ख़त्म कर दिया था, 1794 को, 1794 को। ठीक है, इट वॉज फाइनली इन 1848, और फिर यह अंत में 1848 में, यानी कि 1848 में, दैट स्लेवरी वाज अबॉलिश्ड इन द फ्रेंच कॉलोनीज। तो उसके बाद 1848 में फ्रेंच कॉलोनी से सारी की सारी ये जो स्लेवरी जहाँ पे भी होती थी, जो फ्रांस के गुलाम राष्ट्र थे, यानी कि उपनिवेशिक राष्ट्र थे, फ्रेंच कॉलोनीज को भी बोला जाता है, तो उन सब से स्लेवरी को ख़त्म कर दिया। नेक्स्ट, द रेवोल्यूशन एंड एवरीडे लाइफ, यानी कि क्रांति में हर रोज का दिन या रोजमर्रा का जीवन कैसा था। द ईयर्स फॉलोइंग 1789 जो ईयर था 1789 के बाद, 1789 में क्रांति शुरू हुई थी। इन फ्रांस सा मैनी चेंजेस इन द लाइफ्स ऑफ मैन। तो फ्रांस ने क्या देखा कि बहुत सारे लोगों में और महिलाओं में और बच्चों के जीवन में बहुत सारे चेंजेस आ गए। ठीक है, द रेवोल्यूशनरी गवर्नमेंट टुक इट अपॉन देमसेल्फ टू पास लॉज, और इसके लिए जो रेवोल्यूशनरी गवर्नमेंट थी, यानी कि जो क्रांतिकारियों की जो सरकार थी, उन्होंने इसे अपने आप ले लिया और उन्होंने क्या किया, लॉ पास कर दिया, दैट वुड ट्रांसलेट द आइडियल्स ऑफ लिबर्टी एंड इक्वलिटी इनटू एवरीडे प्रैक्टिसेस। यानी कि उन्होंने ऐसा कानून पास कर दिया कि समाज के जीवन के हर क्षेत्र में लोगों को हम क्या दिलाएंगे, इक्वालिटी एंड लिबर्टी, यानी कि समानता और आज़ादी, उन सबको हम दिलाएंगे, चाहे कोई किसी भी वर्ग का हो, चाहे छोटे वर्ग का हो, चाहे बड़े वर्ग का हो। तो इसमें यही किया गया। एवरीडे लाइफ में बहुत सारा चेंजेस आएगा, महिलाओं के भी, पुरुषों के भी और बच्चों के भी, अब सबको वहाँ पे अधिकार मिल गए। वन इम्पोर्टेंट लॉ दैट केम इनटू इफेक्ट वाज अबॉलिशन ऑफ सेंसरशिप। तो इसमें जो सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट लॉ था जो पास हुआ था, वो हुआ था सेंसरशिप का। सेंसरशिप लगती थी ना पहले क्या था सेंसरशिप में, क्या था कि कुछ भी अगर आपने न्यूज़ छापनी है या बुक वगैरह लिखनी है, तो उसमें क्या था कि भाई अगर वो राजा के खिलाफ हो या राजा के रिश्तेदार के खिलाफ हो, सरकार के खिलाफ हो, तो सरकार क्या कर देती थी, उसको सेंसर कर देती थी, रोक लेती थी। ठीक है, अब उसको ख़त्म करने के लिए ही सबसे पहले उन्होंने यही किया कि भाई इस सिस्टम को ख़त्म करो, भाई सेंसरशिप को, क्योंकि भाई जो जर्नलिज्म है वो क्या है, वो फ्रीडम के आधार पे होगा, तभी तो सही रहेगा ना। तो ये किया उन्होंने। द आइडियाज़ ऑफ लिबर्टी एंड डेमोक्रेटिक राइट्स वर द मोस्ट इम्पोर्टेंट लिगेसी ऑफ द फ्रेंच रेवोल्यूशन। और जो वहाँ पे विचार थे आज़ादी के और लोकतांत्रिक अधिकार थे, जो वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट लिगेसी का मतलब क्या है, विरासत थी किसकी, फ्रेंच रेवोल्यूशन की। यानी कि फ्रांस की जो क्रांति थी ना, उसने सबसे बड़े विचार कौन से दिए हैं, किस चीज़ के, लिबर्टी के और आज़ादी के और लोकतांत्रिक अधिकारों के, ये दिए इन्होंने। ठीक है, दिस स्प्रेड फ्रॉम फ्रांस टू द रेस्ट ऑफ द यूरोप ड्यूरिंग 19th सेंचुरी। और उसके बाद यही विचार है ना,
फ्रांस से चल के बाकी जितने भी यूरोप के राष्ट्र थे ना उसमें वो फैल गए। कौन से विचार? लिबर्टी एंड डेमोक्रेटिक राइट्स। ठीक है, तो ये था हमारा रेवोल्यूशन एंड एवरीडे लाइफ। हाँ जी, नेपोलियन जो लास्ट में जो फ्रांसीसी क्रांति के बाद फिर क्या हुआ, लास्ट में दोबारा से फिर फ्रांस में आ गई वही राजशाही और उसका जो राजा बना नेपोलियन। इन 1804 यानी कि 1804 में नेपोलियन क्राउन हिमसेल्फ एम्परर ऑफ फ्रांस। 1804 में एक नेपोलियन नाम का एक कमांडर एंड चीफ था, जनरल था, जिसने अपने आप को क्या कर दिया, डिक्लेयर कर दिया कि वो फ्रांस का क्या है, राजा है। ठीक है, ही सेट आउट टू कॉन्क्यूरर नेबरिंग यूरोपियन कंट्रीज, और फिर वो राजा बनते ही वहाँ से चल पड़ा कि जो पड़ोसी राष्ट्र हैं यानी कि पड़ोसी देश हैं उनको जीतने के लिए, कॉन्क्यूरर का मतलब क्या होता है, जीतना, उनके ऊपर विजय पाने के लिए। डिस्पोजेसिंग डायनेस्टीज एंड क्रिएटिंग किंगडम्स वेयर ही प्लेस्ड मेंबर ऑफ हिज फैमिली। तो वहाँ पे वो क्या करता रहता, जिस भी राष्ट्र के ऊपर वो अटैक करता था उसको कॉन्करर करने के बाद वहाँ जिस भी डायनेस्टी का यानी कि जिस भी वंश का, जिस भी राजवंश का वहाँ पे शासन होता था उसके शासन को ख़त्म करता और उस राष्ट्र को या उस देश को क्या करता, अपने राज्य में मिला लेता और फिर वहाँ का राजा बनाता अपने फैमिली मेंबर को या अपने रिश्तेदार को। ये काम करता था वहाँ। He saw his role as a modernizer of Europe। तो वो क्या देखना था कि उसका रोल क्या है, एज ए मॉडर्नाइजर ऑफ यूरोप, यानी कि वो यूरोप को क्या कर रहा है, मॉडर्नाइज कर रहा है, यानी कि आधुनिक बना रहा है। नेपोलियन ने नेपोलियन संहिता नाम की एक प्रणाली थी, सिस्टम था जो उन्होंने स्टार्ट किया था, जहाँ पे भी वो शासन करता था कि भाई ऐसे ऐसे तरीके से काम किया जाएगा उस। और एक्चुअली में है ना, जो नेपोलियन की जो सिस्टम था वो था भी काफ़ी अच्छा। उसमें क्या करता था कि उसने एक तो है ना स्केलिंग का सिस्टम, वेट का सिस्टम, मेजरमेंट का सिस्टम, वो सारा का सारा उसने क्या कर दिया, इक्वल कर दिया। 1 मीटर कितने में होगा, 1 kg में कितना होगा, ये सारा का सारा सिस्टम नेपोलियन ने ही किया। उससे पहले जो प्लेस टू प्लेस है ना, डिफरेंट था। यहाँ का मीटर अलग था, दूसरे जगह पे चले जाते वहाँ का मीटर का मेजरमेंट अलग था। तो ये काम तो काफ़ी अच्छा किया नेपोलियन ने, और इसलिए वो अपने आप को बोलता था कि वो यूरोप को क्या कर रहा है, मॉडर्नाइज बना रहा है, मॉडर्नाइजेशन का काम वही कर रहा है। ठीक है, लास्ट ही वॉज फाइनली डिफीटेड एट वाटरलू इन 1815, और फिर उसको 1815 में वाटरलू नाम की जगह है वहाँ पे उसको हरा दिया गया। 1815 को, 1815 को उनको अंत में हरा दिया गया। तो ये था हमारा नोट्स ऑफ द फ्रेंच रेवोल्यूशन लेसन। ठीक है।